नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर आपके सामने एक बार फिर से रख रहे हैं। बड़ी खबर जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों की निगाह में है। थम गया पहले चरण का मतदान। शाम 6 बजे मतदान संपन्न होना था। हालांकि 6 बजे तक जो भी यहां पर मतदाता पहुंच चुके थे, कतारबद्ध हो चुके थे, उनको मतदान करने के लिए छूट थी। लेकिन अभी फिलहाल मतदान शाम 6 बजे थम गया। सुबह 7 बजे से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 6 बजे वो थम गई। पहला चरण का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटें थी जिस पर मतदान संपन्न हुआ। 623 प्रत्याशी जिनकी ईवीएम में अब किस्मत कैद हो गई है। 623 कैंडिडेट थे। 5 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान था। यानी पिछले 2017 की तुलना में अगर हम देखें तो उस वक्त लगभग 64% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार भी कुछ कमोबेश वैसा या उससे ज्यादा का आंकड़ा आ सकता है। शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा था। 57% से ज्यादा का मतदान। 11 जिलों की 58 सीटें हैं जहां पर मतदान फिलहाल संपन्न हो गया। 623 प्रत्याशी जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब उनका फैसला 10 तारीख को होगा, अगले महीने में। लेकिन अब पहले चरण का जो मतदान है वो फिलहाल संपन्न हो गया। 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। अब दूसरे चरण की तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। फिलहाल आज जो पश्चिमी यूपी का पहला रण था वहां पर 11 जिले और 11 जिलों की उन तमाम सीटों पर, जिसमें कई ऐसी सीटें थी जहां पर बड़े नाम थे। 9 मंत्रियों के साथ अलग अलग पार्टियों के कद्दावर नेता थे। बहुत सारे ऐसे नाम जिनको लेकर विवाद भी हुआ था और जिनकी साख दांव पर भी थी। लेकिन फिलहाल अब मतदाताओं ने उनकी किस्मत क्या है उसका फैसला कर दिया है, जो कि मशीन में इस वक्त कैद है। अब जब मशीन खुलेगी, पिटारा खुलेगा, तब पता चलेगा कि असल में मतदाताओं का मिजाज क्या था। क्योंकि दावे वादे बहुत सारे थे, लेकिन मतदाता के मन में क्या था, क्या कोई भांप पाया? सवाल यह है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। आरिफ महमूद हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। बहुत स्वागत है आरिफ भाई आपका। रघुवंश सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। सबसे पहले सिंह साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। सत्ता पक्ष को ही चुनौती विपक्ष ने दी और खासतौर से इस बेल्ट में आरएलडी सपा के गठबंधन से आपको सबसे बड़ी टक्कर देने का दावा हो रहा था। मौजूदा पहला चरण संपन्न हुआ, क्या लगता है किसकी किस्मत कितना ज्यादा लिखा है इस बेल्ट के लोगों ने? देखिए अतुल जी, स्पष्ट संकेत जा रहा है भारतीय जनता पार्टी 58 में से 50 सीटें जीत रही है। हाँ, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कानून व्यवस्था को धता बताई जाती थी। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके माथे पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा व्यवस्था न लिखी हो जिससे वो कलंकित होती हो। चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आपके कैराना हो या मथुरा हो या सहारनपुर हो, ऐसा कोई राज्य जिला नहीं है जिसमें कोई बड़ा या तो कोई घटना नहीं हुई है या दंगा नहीं हुआ है या पलायन की शिकायत नहीं आती रही हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश शांत रहा है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता कानून व्यवस्था को लेकर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। ठीक है। दूसरी बात यह, इन लोगों ने जिस तरीके से सूची जारी की है तो वहां की जनता एकदम से भयग्रस्त हो गई है, चिंताग्रस्त हो गई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जिस तरीके से सूची जारी की है, आपके आजम खां हो गए, नाहिद हसन हो गए, असलम चौधरी हो गए, रफीक अंसारी हो गए, आदिल चौधरी हो गए, महबूब अली हो गए, सुल्तान बेग हो गए, इस तरह का लंबी फहरिस्त है जिसमें छाट छाट के अपराधियों को टिकट दिया गया है। उसमें भले व्यक्तियों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने ऐसा लग रहा है छाट छाट के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को डराने के लिए ऐसे लोगों को वोट टिकट दी हुई है। ठीक है। निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भयग्रस्त हुई है। दूसरा एक बात और, 1 मिनट जरा कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। जिस तरीके से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना वोट नहीं किया है, तो निश्चित रूप से संकेत जाते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में चुनाव को लेकर के गंभीरता तो पूरा उत्तर प्रदेश समझ ही गया है। उनके मन में लोकतंत्र के प्रति कितनी आस्था है और चुनाव के प्रति कितनी संजीदगी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता को मजाक बनाए हुए है। तो निश्चित रूप से उसको भी ध्यान में रखकर कि आगे आने वाले जो 6 चरण होंगे उसमें जो मतदान होगा उसमें ये देख करके वोट देंगे। आरिफ महमूद साहब, 58 में से 50 का दावा सिंह साहब कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि जब आपके नेता अपने वोट को लेकर ही गंभीर नहीं है तो वोटर उनको लेकर कैसे गंभीर होगा?
देखिए अतुल जी, ये गंभीरता की बात नहीं है। वो मुजफ्फरनगर में थे, कार्यक्रम में थे, पहुंचने में उनको देर हो गई। ये क्या हुआ? बात यहाँ पर यह है कि आप अभी आशीष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि इन्होंने छांट करके रालोद और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपराधियों को टिकट दिया है। तो इनसे ये पूछिए, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी किस अपराधी से कम है? 17-17, 18-18 संगीन मुकदमों में दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने संविधान को धता बता करके, संविधान की हत्या करके इन्होंने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 16-17 मुकदमे थे, सब संगीन धाराओं में लिप्त थे, इनके भी मुकदमे वापस ले लिए। ये संविधान का तो मजाक इन्होंने उड़ाया ना। और दूसरी चीज ये कि टेनी जी जो इनके अपराधी हैं, आप देखिए अपने मंचों की शोभा बना रहे हैं इनको बैठाल करके। इनके यहाँ अपराधियों की कमी है? ये दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। और जो लोग, आजम खान साहब अभी भी जेल में हैं, किस किस तरीके से 100 मुकदमे इनके ऊपर लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अरे आरिफ भाई, टेनी साहब अपराधी हैं, ये आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं सकता, वो कोर्ट को तय करना है। आजम खान साहब को कोई आपने नहीं भेजा है जेल, या हमने नहीं भेजा है जेल, कोर्ट ने भेजा है जेल। अब वो किस तरीके के मुकदमे हैं, राजनीतिक हैं, फर्जी हैं, ये तो कोर्ट को तय करना है ना। आप उस पर चले गए। मेरा सवाल यह है, आपने बहुत आराम से कह दिया, बड़े आराम से कह दिया कि आपके नेता कहीं बिजी थे, उनका कोई कार्यक्रम लगा था, विलंब हो गया। अरे भाई, पहले से पता था आज की तारीख में उनको वोट करना था, एक मैसेज तो देते कि मैं अपने वोट के लिए इतना गंभीर हूं, आप जो हमारे वोटर हैं वो भी गंभीर रहे। ये तो एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है, वो भी जनप्रतिनिधि है। कोई ना कोई वजह रही होगी। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं, बहस का मुद्दा क्यों अतुल नहीं जी, है? ये कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग मैटर है। मगर हम प्रवक्ता जी का जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने आपके चैनल पर बैठ करके 22 करोड़ की जनता को समझाने का काम किया इन्होंने कि समाजवादी इसमें से। मैं ये कह रहा हूं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार करके वोट दिया है। शामली में जिस तरीके से इन्होंने नंगा नाच किया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने गुंडों को भेज करके वहां पर बूथ पर जाके इन्होंने बूथ कैप्चरिंग कराने का काम किया। और वहां पे राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं उनसे इन्होंने हाथापाई भी किया। ये आप क्या देख रहे हैं? गुंडागर्दी इनके पास बनी हुई है। आरिफ भाई, अगर यही बात, अगर चलिए मैंने मान लिया, मैं देखिए मैं बहुत बहस नहीं करता किसी चीज पर, मैंने मान लिया आपकी बात कि वो बिजी थे और इस वजह से नहीं गए, बहस का मुद्दा नहीं है। वोटर भी अगर यही कहते कि हम भी बिजी थे, बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, हमने भी वोट नहीं किया आरएलडी को, तो देखिए वोटरों में और जैन जी में, जैन जी एक प्रचारक है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यस्तता उनकी रही है। अब किन कारणों से वो नहीं जा पाए हैं, हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। मगर ये कि कहीं ना कहीं इतना ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है इसको लेकर के, कहीं ना कहीं कोई व्यस्तता रही होगी। और ये कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए अतुल जी। नहीं, मैं कहाँ मुद्दा बना रहा हूँ? राघवेंद्र जी ने कहा था, मैंने पूछ लिया। राघवेंद्र जी, मुद्दा नहीं है भाई, जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊं सचिन यादव के पास। और हेमंत तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े लंबे समय के बाद उनसे मैं चर्चा करूंगा, बड़ा रोचक रहता है उनके साथ चर्चा करना। जल्दी से बताइए, ये मुद्दा नहीं है भाई। अतुल जी कमाल की बात करते हैं, जिसको लेकर के पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश में सरगर्मी चल रही है, और जिसको लेकर के जैन जी जनता के द्वारे द्वारे भटक रहे हैं, जिसको लेकर के पूरा ये लोकतंत्र का पर्व होता है, उसको लेकर के कह रहे हैं कि जैन चौधरी ने वोट नहीं डाला, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। कमाल के राजनीति के क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग घर बैठिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, आप आरएलडी के या प्रवक्ता है क्या है? जिस विषय को लेकर के पूरा ये घटना चल रही है, पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता लगी हुई है, पूरे नेता लगे हुए हैं, उसको लेकर के आपके वोट नहीं डालते हैं और आप कहते हैं मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? ये गंभीर मुद्दा है। ठीक है, सचिन यादव जल्दी से एक जवाब। आपके गठबंधन के साथी इतने व्यस्त हैं कि खुद अपना वोट नहीं डाल रहे। एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है, एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है, इतिहास गवाह है। अरे वोट की बड़ी कीमत है। अगर सचिन यादव देखिए, हमारे प्रत्याशी, देखिए ऐसा है अतुल जी, होता क्या है कि लोकतंत्र में मतदान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जैन चौधरी जी ने, उन्होंने कहा कि आज मतदान मैं नहीं कर पा रहा हूं और मैं एक रैलियों में व्यस्त हूं, तो अगर
अगर ऐसी बात अगर उन्होंने कह दी है, अपने मुंह से ही कह दी है, फिर तो इस पर कोई अब तो कोई कहना नहीं चाहिए, ना हमसे सफाई मांगने की आवश्यकता है ना किसी और सफाई मांगने। जब उन्होंने स्वयं ही कह दिया है तो उसको समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था उन्होंने। ये बात अलग है, आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमत भी हूं कि मतदान अवश्य करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी ने कह दिया है तो फिर इसमें कोई, फिर अगर उनके ही मुंह से जब साफ साफ आपने सुन लिया है तो इसमें कोई फिर राघवेंद्र जी को भी नहीं चर्चा करनी चाहिए इस बात की। और अभी मैं थोड़ी देर पहले राघवेंद्र जी के मुख से ये सुन रहा था कि अपराध की बातें और ये लगातार और अन्य बातें सुन रहा था, तो इसमें आप देखिए कि आपने एक लिस्ट जो जारी हुई है और अखबार में भी निकला था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा अपराधी इस समय जिन्होंने, जिस पार्टी ने, किसी ने अगर टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। मैंने अखबार में भी पढ़ा था। और ये तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मैं कह दूंगा या आप कह देंगे तो इसमें चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई, वो तो रिकॉर्डेड है, इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरा ये है कि अपराध में पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भारत में नंबर 1 है और अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है, ना कि समाजवादी पार्टी में। आप आजम साहब पे आरोप लगाते हैं और चीजें कह रहे हैं। आप राघवेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। कम से कम बात तथ्यों के आधार पर होने चाहिए, समझ रहे आप? राघवेंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार नहीं है। अरे जी सॉरी वरिष्ठ प्रवक्ता कह रहा था। और सचिन भाई, मुझे देखिए बड़ी खुशी हो रही है कि सपा के प्रवक्ता को पता है कि जयंत चौधरी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि व्यस्त हैं, इस वजह से वो वोट नहीं कर पाए। लेकिन आरिफ भाई को नहीं पता था, वो कह रहे हैं उनसे बात नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको पता नहीं है अभी कि हुआ क्या था। लेकिन लोकतंत्र में अगर वोट मांगा जाता है तो अपने वोट का अधिकार जो है उसका प्रयोग किया भी जाता है ना। आप फिर भी सहमत थे कि करना चाहिए, मैं खुश हूं इस बात से। हेमंत तिवारी जी, जाटलैंड पश्चिम यूपी की हॉट सीट 11 जिलों पर प्रथम चरण संपन्न हो चुका है। किसके दावे को जमीनी तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हां वाकई दमखम है? राघवेंद्र बाबू कह रहे हैं कि 58 में से 50 का दावा है उनका, क्लियर कट। 403 में 400 का कई पार्टियां कर चुकी हैं, दावों पे कहा जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरान हैं उनसे लेकर के एक कॉमन आदमी तक जानता है कि तमाम कारणों से जो स्पष्ट भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर कड़ी है। और अगर आप परिणामों के बाद यानी 10 मार्च को इसका अध्ययन करेंगे तो 2017 के मुकाबले उनको काफी गहरी और लंबी चोट जहां लग रही है। उसके बावजूद मेरा ये मानना है, मैं तो जो सम्यक दृष्टि से प्राप्त होता है वही कहता हूँ, वही देखता हूँ अतुल जी कि यह चरण निश्चित रूप से पहला और दूसरा दोनों चरण कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जाटव की नाराजगी बड़ा मतलब इस स्तर पर है जो पहले शायद कभी नहीं देखी गई बहुत वर्षों में। जी कहते तो यहाँ तक है जो हमारी बातचीत होती है, मैं एक बार खाली गया हूँ उस चरण में, लेकिन जो मेरी बात होती है लगभग 11 जिले हैं, 11 जिलों में कम से कम 500-600 लोगों से तो मेरी पिछले 20 दिन के भीतर बात हुई जी। उनका कहना है कि जब अजीत सिंह का चरम काल था तो भी जाट शायद भारतीय जनता पार्टी से इतना ज्यादा उनकी नापसंदगी या नाराजगी नहीं होती थी। और कारण भी है, दिख भी रहा। उसके बावजूद कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे अभी एक पक्ष पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाते जी, कुछ स्थानों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट वो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप मतलब नहीं कि इसके लिए वोट नहीं करवा दे रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनको जिस तरीके से लड़ रहे हैं और जो एक कॉमन वोट्स में उनकी जो कटौती बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ स्थानों पर, जैसे मैं आपको बताऊं आगरा जी, मथुरा ऐसे जिलों में मदद कर रही है। परिणाम के बाद आप देखिएगा, मेरा ख्याल है कि हेमंत तिवारी और अतुल का जो डिस्कशन होता रहा है पिछले कुछ चुनाव में, चुनाव के बाद भी हम लोगों ने अध्ययन किया, लगभग सही के आसपास ही जाता है। तो इस बार भी मेरा यही आकलन है। भाजपा भी मान के चल रही है, जान के चल रही है कि ये बहुत वीक लिंक है पूरे इलेक्शन का, एक वेस्टर्न यूपी जहां से शुरुआत होती है पहले और दूसरे चरण का,
55 सीटें हैं, 55 मगर 50 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो 52 सीटों का दावा तो वो अपोजिशन का गठबंधन भी कर रहा है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी कर रहे हैं। इनके दावों से कहाँ दावे और हकीकत में फर्क ना हो तो राजनीति की भाषा, राजनीति की शक्ल ही बदल जाए। बिल्कुल। लेकिन यह है, उसके बावजूद मेरा मानना है कि जो शहरी, जहां थोड़ा सा हालांकि वोटिंग कम हुई, आप देखिएगा जो शहरी इलाके हैं वहां वोटिंग कम हुई है। आमतौर पे ये इलाके ऐसे हैं जो माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पराजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसा देख लीजिए नोएडा हुआ या गाजियाबाद हुआ। गाजियाबाद की सीट मुझे याद नहीं है वर्षों से, कब भाजपा से तो गई ही नहीं है, लगातार उसी के पास होती रही है। नोएडा का भी यही हाल है। लेकिन वहां दुर्भाग्यवश 54.77 ये नोएडा में और 54.54 ये गाजियाबाद में जो है पोलिंग परसेंटेज है। ये थोड़ा सा काज ऑफ वरी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि रूरल एरियाज के जो भी क्षेत्र हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नहीं काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस बार फास्ट कॉम्बिनेशन जो उसके लिए बड़ा बम्पर सपोर्ट करता था वो उसके साथ नहीं है। खाली जाट ही नहीं, गुजरों का भी एक वर्ग नाराज बताया जाता है, अच्छा खासा हिस्सा। और जो सैनी और इस तरह के समाज के लोग हैं, ये भी सविता सैनी समाज के लोगों में भी नाराजगी है जी। और सबसे खास बात यह है, हालांकि मेरे कुछ सूत्र, मेरे कुछ जानकार कहते हैं कि अंदर खाने थोड़ा सा पोलराइजेशन की स्थिति बनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वेस्टर्न यूपी जहां पोलराइजेशन की सारी कोशिशें हुई, हर पुराने जख्म, हर पुरानी घटनाएं, हर पुरानी बातें याद दिलाई गई जी। कहीं लगता ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन की दशा बनी है। और पोलराइजेशन की स्थिति न बने तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, जिस मिजाज की पॉलिटिक्स करती है, वो उसको सूट नहीं करता है। फिर भी मेरा मानना है कि जितना लोग आंक रहे हैं उतना खराब परफॉर्मेंस यानी डेंट हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा भी डेंट नहीं होगा जैसा दावा किया जा रहा है। जैसा, लेकिन फिर भी आपने हेमंत जी कहा कि हमने कई बार चुनाव में चर्चा की है, दावा है, दावे का क्या, दावा करना उनका अधिकार भी है, नहीं करेंगे तो मनोबल कैसे बढ़ेगा। वो 403 की जगह 405 भी कह सकते हैं। हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। अरविंद, पूरे चुनाव के पहले हमने जिन्ना से लेकर तमाम चीजें देखी, तमाम बातें सुनी और कहा गया कि किसान आंदोलन के बाद जब जाटलैंड से अगर इसकी शुरुआत होगी, संदेश वहीं से जाएगा। अब तक जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, जैसा राघवेंद्र सिंह जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं वो दावा कर रहे हैं कि 58 में से 50 तो है ही, और वहीं बात गठबंधन भी कह रहा। लेकिन हेमंत जी ने एक बड़ी स्पष्ट बात कही है कि हिडन तौर पर कहीं ना कहीं बसपा का समर्थन कुछ जगहों पर, हर जगह नहीं लेकिन कुछ जगहों पर, क्या इक्वेशन बन गया? और अगर ये बना है तो वाकई डेंट वैसा नहीं होगा जितना दावा कर रहा है गठबंधन, या फिर डेंट होगा और बड़ा डेंट होगा बीजेपी के लिए? अतुल, देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी और वो अपने आप में शानदार था। मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है अतुल, जो हमने पूरे अलग अलग जिलों से ली है, और आप कहेंगे तो मैं इसकी बाकायदा सारी रिपोर्ट जो 11 बिल्कुल मैं आपको सुनाता हूं कि कहां कांटे की टक्कर चल रही है और क्या क्या रिपोर्ट है, और सरकार ने क्या रिपोर्ट दी है, भाजपा ने क्या रिपोर्ट दी है, उनको भी पता है कि क्या हो रहा है। शामली की बात करें तो शामली में जो हमारे पास रिपोर्ट है अतुल, 2 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छी लड़ाई में है, और 2 सीटें जो है गठबंधन जो है उसको बेहतर तरीके से जो है लड़ रहा है, और मैं समझता हूं कि गठबंधन उसको जीतेगा। ठीक है। मुजफ्फरनगर में जो हालात है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में सिर्फ एक सीट है, एक सीट है जिसपे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया लड़ रही है। बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें गठबंधन बहुत आगे है। ये लोगों को पता होगा और रिजल्ट आएगा तो बताएगा। मेरठ में हम आ जाते हैं अतुल, तो यहां पे
8 सीटें हैं। जी। 8 सीटों में से 4 सीटों पे गठबंधन बहुत ही शानदार लड़ रहा है और 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव बढ़िया लड़ रही है, यानी 4-4 का है, 50-50। ठीक है। मथुरा में अगर हम आते हैं तो मथुरा में कुल 5 सीटें हैं। अगर हम देखें तो 1 सीट जो है वहां बहुजन समाज पार्टी बहुत बढ़िया लड़ रही है। 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर लड़ रही है। यहां पे गठबंधन को बहुत स्कोप जो है नहीं है। हापुड़ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हापुड़ में 1 सीट जो है वो भाजपा बेहतर लड़ रही है। उसके अलावा गठबंधन 2 सीटों पे 1 सीट पे गठबंधन और 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी को, कि मदन चौहान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर से। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं कि मदन चौहान बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और सब लोग जानते हैं उनको। वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट ना मिलने से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और यहाँ पे वो एक बड़ी लड़ाई लड़े हैं। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे जितनी सीटें हैं, चाहे लोनी हो, मुरादनगर हो, साहिबाबाद हो, गाजियाबाद हो और मोदी नगर हो, इन सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अहेड है, बढ़िया लड़ रही है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम आ जाते हैं गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जो है अहेड है और 1 सीट पे 50-50 लोग बता रहे हैं। 1 सीट जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई विपक्ष के खाते में, यानी सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो है वो वहां पे बेहतर चुनाव लड़ रहा है। बुलंदशहर आ जाते हैं। बुलंदशहर में सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सयाना, अनूप शहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा। तो यहाँ पे बुलंदशहर और सयाना में जो है गठबंधन बहुत अच्छा लड़ रहा है। बाकी सीटों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छा लड़ रही है, ऐसी रिपोर्ट वहां के लोगों से बताई गई है। वहां के जो 2 लोग हैं उन्होंने बताया है। बागपत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बागपत में जो है बड़ी लड़ाई है, गठबंधन अहेड है भारतीय जनता पार्टी से। यहां पे कहा जा रहा है कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत सकती है, वहां पे उसकी बेहतर स्थिति है, ये कहा जा रहा है। अलीगढ़ में खैर, बरौली, यहां तक कि अतरौली की सीट के लिए भी लोगों ने सवाल उठाया। बाद में फिर जब कई बार बातचीत हुई तो ये हुआ कि भाई नहीं, संदीप सिंह जो है चुनाव जीत जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें अलीगढ़ की, इगलास और उसके अलावा जो सीटें हैं उसमें गठबंधन अच्छा लड़ रहा है। 4 सीटों पे यहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। आगरा में भाजपा के लिए सुखद है, भाजपा यहां पे 8 सीटों में बहुत ही बढ़िया लड़ी है। 1 में कहा जा रहा है कि गठबंधन जो है चुनाव बेहतर लड़ रहा है। तो हमारे पास जो डेटा आया है, जो सरकार के पास डेटा है या जो संगठन के पास डेटा है, उनको लगता है कि हम 30 से 35 सीटों के आसपास जीतेंगे और हमें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 30, 32, 33, 34, 35 के बीच में ही रहेगी। हेमंत जी, सहमत आप इस बात से? उसके बाद मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊं। बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सहमत होने का औचित्य ही नहीं। जो परिस्थितियां हैं वो इस तरीके की नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं। आगरा का जिक्र किया, आगरा की 9 सीट में 5 से 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया लड़ रही है, जीत सकती है। 8 सीट की बात आप नहीं कर सकते। फतेहाबाद, आप यही शुरू करिए, एतमादपुर की सीट है। एतमादपुर में राकेश बघेल धर्मपाल के मुकाबले बहुत आगे। अभी शाम 5 बजे तक मेरी बात हुई। ऐसे आप बाह देखिए, बाह में भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई है। फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई। ठीक है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, जिनकी सीट डिस्कस कर लूं, मुझे लगता है कि 5 से 6 सीट आग देखिए इस पूरे चरण में। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, 3 ऐसे जिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। मथुरा की बात हुई, मथुरा में सदर में ट्रायंगुलर फाइट है, फिर भी थोड़ा एज है श्रीकांत शर्मा को। मार्च सीट ठीक बताया उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी की जा रही है। गोवर्धन सीट पे भाजपा ठीक लड़ रही है। छाता सीट पे भाजपा फंसी हुई है। बलदेव सीट पे भाजपा फंसी हुई है। तो 3 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें वहां निकाल सकती है। और एक औसत, भाई देखिए हम आप हेमंत जी, ये बातें जो है ये पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें कम बेसी हो सकता है। मैंने क्या कहा, ये पत्थर की लकीर नहीं है भाई। देखिए ये तो वहां के लोगों ने जो राय दी है उसके हिसाब से मैंने बताया है। मेरा ये कहना है कि भाई ऐसा है कि
हेमंत जी अरविंद का यही कहना है कि एक मोटा मोटा आकलन है, जो रिपोर्ट्स हैं सरकार के पास, उस संगठन के पास, उसके आधार पर उन्होंने कहा पत्थर की लकीर का दावा आरिफ भाई, राघवेंद्र जी और सचिन यादव ही कर सकते हैं, अतुल प्रताप सिंह, हेमंत जी और अरविंद नहीं कर सकते हैं। पत्थर की लकीर का दावा वही लोग कर सकते हैं जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अतुल, मैंने क्या कहा था? हाँ, मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, लेकिन उतनी खराब नहीं जितनी लोग बता रहे हैं। मैंने भी तो ही कहा था। तो हेमंत जी एक लाइन में इसका जवाब दीजिए। अरविंद ने जो रिपोर्ट के आधार पर अपनी बात रखी है वो कह रहे हैं 30, 32, 35। आप एक लाइन में बताइए, आपको क्या लगता है कितना बीजेपी के लिए या गठबंधन के लिए? नहीं अतुल, इसमें मेरा सवाल यह है, अतुल मेरा सवाल यह है कि यहाँ पे आगे कौन होगा? बताइए गठबंधन हेमंत जी। होगा, समाजवादी पार्टी होगी या भाजपा होगी? नहीं, इस चरण में तो गठबंधन आ गया है, इस चरण गठबंधन आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 तारीख को इस पे बात करेंगे। लेकिन हाँ। भाई साहब देखिए, हम लोग तो चतुर्वेदी जी, हम एग्जिट पोल में बनाई है, हम लोग एग्जिट पोल तो करते नहीं है, हम लोग अपना अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे इतना जरूर याद है, नहीं, हम भी एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं। आपको भी याद होगा कि आपके चैनल पर हम लोगों ने जो एग्जिट पोल या जो अंदाजे लगाए हैं वो 90 से 95% सही गए हैं। अभी मेरा मानना है चतुर्वेदी जी ने जो आंकड़े अपने तो बताया नहीं, उन्होंने अपने सोच से बताए और सरकारी सूत्रों से और जो मिले हैं, मुझे मानना है कि उसमें 25% कम कर देना। नहीं, सरकारी सूत्रों के नहीं, अपने रिपोर्टर्स जो हैं वहां पे हमारे ठीक है। राघवेंद्र सिंह साहब देखिए, मोटा ये आकलन किया जा रहा है कि डेंट है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सीट कम हो रही है आपको नुकसान तो है। मैं नहीं कहता कि वो कितना बड़ा नुकसान होगा, हम इस पर नहीं फोकस करते हैं, वो जब परिणाम आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक ईवीएम खुल ना जाए, रिपोर्ट आ ना जाए कि इतना वोट था, इतना इनको गया, तब तक मैं नहीं कहता। और बाद में ये भी नहीं कहता कि ईवीएम वहां पे गड़बड़ हो गई या उसमें गड़बड़ी कर दी गई, ये तो पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हाँ, जो मुद्दे उठाए विपक्ष ने वो कहीं ना कहीं काम कर गए? और अगर काम कर गए तो कौन से मुद्दे थे जो आपके खिलाफ गए? कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा बड़ा फैक्टर तो हमने नहीं देखा था सरकार के लिए, लेकिन किसानों की बात, बिजली का मुद्दा और भी कई ऐसी चीजें थी जो कि लगातार उठाई गई। आपको लगता है कि उसको आप बैलेंस शायद उतना नहीं कर पाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई डेंट ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है हमें। भाई मतदान तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो चुका है ना, विभिन्न प्रकार के सर्वे भी आ रहे हैं, बहुत अधिकृत सर्वे आ रहे हैं, और जैसे अभी हमारे अरविंद जी या हेमंत जी बता रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। उनके अनुसार 19-20 की सीटें मिल रही हैं, मेरे हिसाब से वही स्थिति रहेगी। मैं कह रहा हूं 58 में से 50 सीटों का कारण है भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के एजेंडे पर पूरा ईमानदारी से काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरीके से विकास के एजेंडे पर काम किया, आप ये देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, घरों को बिजली पहुंचाई, 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया, शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिए, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, अस्पताल दिए, एक्सप्रेसवे दिए, मेट्रो दिए, लंबी श्रृंखला है। देखिए, हम लोग अभी भी कोरोना काल में जो लोग 15 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनता में मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, लंबे समय से करा रहे हैं और अभी भी जारी है। ये कोई मजाक है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको हमारी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ना मिले। निश्चित रूप से उसका परिणाम हमको सुखद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने नहीं, ये देखिए, काम तो देखिए राघवेंद्र जी, मैं कभी भी इनकार नहीं करता कि कोई सरकार काम नहीं करती है, कम ज्यादा हो सकता है, काम पहले भी किया था, काम बोलता का नारा भी दिया था अखिलेश ने, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। आप भी कह रहे हैं, उससे मैं कैसे मानूं कि सरकार बन जाएगी? असल में जो जातीय समीकरण, पोलराइजेशन का मुद्दा जिसका जिक्र यहां पर हेमंत जी ने किया कि वो एक अपने आप में बड़ा मुद्दा होता था, उसकी कोशिश की गई, आपको लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ घाटा हो रहा है आपको? क्योंकि किसान क्या मना पाए आप? जाटों का जिक्र यहां पर हुआ, क्या मना लिया था उन्होंने, या आपके साथ एक वर्ग था उनका, या उसके साथ साथ बसपा जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था कि हिडन तौर पर कहीं ना कहीं समर्थन है, ये काम कर गए आप अंदर खाने?
नहीं नहीं, देखिए जिस तरीके से जाटों का पिछले 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भयग्रस्त किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोगों का पलायन जारी रहा, वहां बड़े संख्या में दंगे हुए, तो उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं रिलीफ देने का काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुझे 5 वर्षों तक शांत रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता क्या ये भूल गई है क्या? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकटों का वितरण किया है, जनता उससे पुनः भयग्रस्त हुई थी। बड़े बड़े अपराधियों को इन लोगों ने टिकट दिया है। जनता की भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं की है। देखिए अब वो समय चला गया कि राजशाही वाला, कि एक नेता होता है उसके बाद उसके पीछे सब रहते हैं। जयंत चौधरी बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन अब वो समय नहीं है। परिणाम चाहती है जनता उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता परिणाम चाहती है। जो व्यक्ति अपना वोट डालता नहीं है, जनता से वोट डालने की अपील करता है, तो निश्चित रूप से वो हंसी का पात्र बनेगा। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर बताइए भाई आरिफ महमूद, फिर से वो वोट न डालने का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे से अलग हटकर ये पूछता हूं कि आपके नेता के पास एक अच्छा मौका था, सिंपैथी वोट की भी बात थी, गठबंधन आपने किया और आपके जरिए सपा भी बड़ी उम्मीद कर रही थी कि हाँ कम से कम जाटलैंड से ना सिर्फ आरएलडी को बड़ा मौका मिल रहा है, बल्कि उनके साथ साथ हमको भी एक अवसर मिल सकता है और जाटलैंड से ही इतनी सीटें हम निकाल सकते हैं और संदेश दे सकते हैं जिसका आगे के चरणों में भी एक फैक्ट आएगा, उसका एक इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए अतुल जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जैसे अभी चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि डैमेज कुछ नहीं हुआ है, और हेमंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं। आप ये देखिए कि क्या जयंत चौधरी जी का एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि इन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने अपनी रीजन बताया, वजह बताया, कहीं ना कहीं व्यस्तता रही है। तो क्या इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्या वोट नहीं करेगी? अच्छा, इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो ये बताया कि हमने ये विकास किया, हमने ये काम किए, बहुत काम किए, इस वजह से हमको वहां की जनता वोट दे रही है। और ये आप नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में जनता का उत्पीड़न कितना किया है। महंगाई क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा मुद्दा नहीं है? इसका डैमेज कैसे आप कंट्रोल करेंगे? नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, इसका डैमेज आप कैसे कंट्रोल करेंगे? किसानों को गन्ना का भुगतान 18,000 करोड़ आपने नहीं दिया, इसका ये डैमेज आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप वहां पर जाकर के हिंदू मुसलमान पलायन की बात कर रहे हैं, इसका डैमेज कंट्रोल आप कैसे करेंगे? आपके पास तो डैमेज ही डैमेज है साहब, डेंट ही डेंट है आपके पास, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप बताइए। आप अपराध मुक्त की बात करते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी महिलाओं की सुरक्षा की बात किया, अपराध मुक्त हमने कर दिया। अपराध मुक्त में आप टेनी जी को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। आप कहां खड़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आप कहीं गिनती में ही नहीं है। अरे भाई, आप लोग कहां खड़े हैं सवाल इस बात का है, वो कहां खड़े हैं वो तो वो देखेंगे ना। आप लोग कहां खड़े हैं सवाल इस बात का है। हाँ अरविंद कुछ कह रहे हैं? अरे हम इस वक्त 58 सीटों पर हम 52 सीट जीत करके आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, कहीं भी वो गिनती में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। राजस्थान में सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे। एक वोट की कीमत होती है आरिफ भाई, याद रखना। अरविंद वो मानने को तैयार नहीं है कि उनके नेता ने अगर एक मुझे याद है कि जब सीपी जोशी एक वोट से हम हार गए थे। सुनिए, एक वोट से हम हार जाएंगे, मान लिया हम एक सीट पर एक वोट से हार जाएंगे, आप 52 सीटों में एक सीट आप कम कर दीजिए, मगर आप वहां पर सिर्फ 3 या 4 सीटें आप 58 सीटों में लेकर के आ रहे हैं। आपका इतना बड़ा डेंट है वहां पर कि आप इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, हम लोग 10 तारीख को मिलेंगे। हम लोग 10 तारीख को मिलेंगे और बात करेंगे। हम लोग 10 को मिलेंगे और बात करेंगे, आपके दावों को भी देखेंगे और अपनी भी बात कहेंगे। हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम अपनी बात कह रहे हैं। सवाल है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से बातें करते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बातें कर रहे हैं। 10 मार्च को आप देख लीजिएगा। अरविंद यहाँ पे 1 मिनट, आरिफ भाई आपको रोक रहा हूं। सचिन, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं हेमंत जी के पास जाऊं, कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, आरिफ भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। एक सीट उन्होंने एक वोट से गंवा दी, उसका फर्क नहीं, उन्होंने कुर्बानी दे दी, लेकिन बाकी उन्होंने 52-53 सब समेट लिया, उनका यह दावा है। इसलिए एक गंवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत जी जल्दी से कुछ कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये नहीं, गंवाया वो भी नहीं है। नहीं अतुल जी, गंवाया मैंने वो भी नहीं है,
मगर ध्यान से आप सुनिएगा। डिबेट अगर एक वोट के मुद्दे को आप लेकर के आप श्रीमान डिबेट जी, कर रहे हैं सुन तो लीजिए मैं सुन उस पर ये लीजिए कह रहा हूं। हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं सचिन भाई उस पर के पास मैंने एक जाऊं। बात ये कही और वो भी सीट में नहीं गंवा रहा हूं। हेमंत श्रीमान जी, प्रवक्ता जी, आपकी भाषा में इतना ज्यादा अहंकार है, क्षमा कीजिएगा। लोकतंत्र में अहंकार का स्थान नहीं होता, जनता इसको देखती है, नंबर 1। नंबर 2 बात, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मरहूम चौधरी अजीत सिंह रहे हो, कोई व्यक्ति अगर जानबूझ करके मतदान नहीं करता है, आप बड़े पॉलिटिशियन हो, आप भाग विधाता बन रहे हो, आप क्या संदेश दे रहे हो? आप गलत संदेश दे रहे हो। लोकतंत्र में न तो इस तरह के बयान और न इस तरह के एक्ट अपेक्षित होते हैं। हेमंत जी, मतदान सुनते रहिएगा। जैन जी ने सुन अपना लीजिएगा। स्पष्टीकरण दे सुन दिया लीजिएगा, था। अभी आप कर लोग लीजिएगा, बैठ पूरी बात करके करिएगा। उसको बिलावजा मुद्दा आप बना अरे रहे हैं। पहले मैं भी जानता हूँ बिलावजा क्या लोकतंत्र होता में है? एक वोट की आप क्या क्या कीमत बोलते हो? होती है। पूरा देश जानता है एक वोट इनको जरा एक वोट चुप की कराएं क्या तो मैं कीमत बोलूं होती है, मगर अननेसेसरी बैठ करके इसको अब मुद्दा तो- बनाया जा रहा है। अननेसेसरी बहस क्या बात है भाई? सुनिएगा, आप नई नस्ल को, आप पूरे प्रदेश को क्या संदेश दे रहे हो? ये अच्छा संदेश है? नहीं तो ये क्या जैन निहायत- जी ने जो कहा, हेमंत जी सुनिए हेमंत जी मेरी बात सुनिए मेरी यार। बात, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। अरे अगर कहाँ एक क्यों पहले- अगर जैन जी अरे हमारे बात सुनिए हमारे आप। नेता अगर वोट नहीं दे पाए तो उन्होंने अपनी व्यस्तता भी गलत बताई किया, थी। आप ये बात क्यों गलत नहीं किया, कहते हैं? गलत किया। उन्होंने इसका बहुत स्पष्टीकरण भी गलत दिया था। किया। इस बात को आप क्यों नहीं कह रहे लोकतंत्र के हैं? साथ आप सिर्फ छलावा एक किया। वोट की बात आप कर रहे हैं। अरे मैं एक वोट की बात कर रहा हूँ, जैन चौधरी कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अभी 1 मिनट आप शांत रहे, मैं बताऊं आपको। हेमंत जी जल्दी से, हेमंत जी जल्दी से, सचिन भाई इंतजार कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा अतुल जी। जैन चौधरी का हेमंत जी सुनिए, अगर और लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ बता रहे हैं तो आप इस चैनल पर बैठ करके आपने कभी नहीं कहा कि मोदी जी और योगी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो पलायन और मुसलमानों की अरे लड़ाई आप झगड़े की सुनकर बात जो काम कर रहे थे, करिए, ये भी तो एक लोकतंत्र की आप हत्या सुन कर रहे मेरी थे। बात पे चिल्लाते उस पर आप लोग रहेंगे, कभी तो नहीं बात बोले साहब। आरिफ भाई, आरिफ भाई, आरिफ भाई, एक मिनट, आरिफ महमूद, अब हेमंत जी क्या बोलेंगे ये आप तय मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, हेमंत जी मैं रोक रहा हूं आपको। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं, नहीं कह एक रहा मिनट भाई, एक मिनट, आप फिर धारा प्रवाह बोलने लगे, आप फिर ये धारा मुद्दा प्रवाह है। बोलने लगे। आप एक मिनट मुद्दा है, सुन आगे लीजिए। के चरणों के लिए मुद्दा है। अगर आपके नेता को वोट करने का समय नहीं है, इतने व्यस्त हैं, तो आम जनता ये पूछेगी कि अगर सत्ता में आ गए तो जनता के लिए समय कितना होगा, फिर क्या जवाब देंगे? हम मुद्दा बना रहे हैं। सुन लीजिए सर, हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, बहुत जल्दी से हेमंत जी सुनिए भाई। अरे आरिफ भाई सुनिए, आरिफ भाई सुनिए, आरिफ भाई सुनिए, अरे आरिफ भाई सुनिए, सुनिए सुनिए, हेमंत जी जल्दी से। ये इतना बड़ा मुद्दा है। राजनीति में सुनना सीखिए आरिफ महमूद, राजनीति में सुनना सीखिए। इनके सुनिएगा। और इसके पहले आप कितना लेट इन्होंने शुरू किया है। चौधरी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने वेस्टर्न यूपी में प्रचार ही लेट शुरू किया। आप एक दिन पहले शुरू करते थे। आप तो बचाते, आप 1 घंटे तो निकाल लेते हैं। आप पास हेलीकॉप्टर का टाइम था जाते। ये गलत किया है। ठीक है हेमंत जी मैं आपको रोक रहा हूं, हेमंत जी आपको रोक रहा हूं। देखिए वो माने ना माने, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और इससे एक मैसेज जाता है, हम मुद्दा नहीं बना रहे, मुद्दा अपने आप में है और पार्टियां मुद्दा बनाएंगी। हम तो चर्चा कर रहे हैं। राजनीति में अगर आप मुद्दा किसी का बनाते हैं तो उनको भी उतना ही हक है आप पर मुद्दा बनाने का। वो मुद्दा बनाएंगे कि भाई इनके नेता के पास तो अपने ही वोट का समय नहीं है, सत्ता में आ गया तो जनता के लिए का समय होगा। बहरहाल सचिन यादव, आपने खुद बड़ी ईमानदारी से माना कि लोकतंत्र में होना चाहिए कि वोट हो, लेकिन अब हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक बहुत सारी हॉट सीटें, 9 मंत्री इस वक्त मैदान में। आपको लगता है कि हाँ, सपा आरएलडी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन ने कम से कम बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचाया होगा? अगर पहुंचाया होगा तो किस आधार पर? मुद्दे तो कांग्रेस ने भी उठाए, मुद्दे तो बाकी दलों ने भी उठाए, वही मुद्दे आप भी उठा रहे थे, कुछ अलग नहीं था। कई कैंडिडेट्स उनके बहुत मजबूत स्थिति में, कई आपके अच्छी टक्कर देने वाले, कई ऐसे जो कि नाराज होकर दूसरे दलों में गए, वो इंडिविजुअली बहुत मजबूत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः एक जो किसान आंदोलन रहा है वो पूरी तरीके से चुनाव पर हावी रहा है, और इससे इसका प्रभाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के रूप में पहुंचेगा। ठीक है। और आप देखिए कि कहीं भी आज वोटिंग हुई तो आप देखिए हर बूथ पर
बहुत बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित थे वोटिंग करने के लिए। किसी किसी बूथ पर तो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गड़बड़ियां भी की हैं और वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 90 से 95% सीटें इनके पास थीं, उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में गठबंधन इस बार चुनाव जीतने जा रहा है वहां से, और लगभग बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीटें आएंगी। और इसको भारतीय जनता पार्टी को या हम सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस बार महंगाई के मुद्दे पर या किसान आंदोलन के मुद्दे पर या कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर चुनाव हुआ है और लोगों ने इस पर वोट दिया है, जिसका सीधा फायदा गठबंधन को होगा। कैसे? किसान आंदोलन क्या सपा और आरएलडी ने किया था? ऐसा है, गठबंधन का आपने देखा होगा लगातार आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, तो लगातार आप देखिए कि किसान, जिस गांव में आप जाएंगे उस गांव में जो एक नारा लगा था खदेड़ा होई का, उसको चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया। अरविंद कुछ कह रहे हैं आप? दावा सचिन यादव कह रहे हैं, सचिन यादव कह रहे हैं कि बड़ा, अगर 91% पिछली बार था बीजेपी के पास, तो ये सेम इक्वेशन इस बार गठबंधन के पास होगा। विधायक को छोड़ करके, एक दो विधायक को छोड़ करके प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में से हर एक विधायक को वहां से खदेड़ा गया है। और सचिन यादव ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो चुनाव जीत रहे हैं। सचिन यादव इस बात को भूल गए कि राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से पहले समाजवादी पार्टी हर सीट से चुनाव लड़ रही थी। और सचिन यादव ये भी भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे और टिकटों की घोषणा का इंतजार कर रहे थे जिस समय लोकदल के साथ गठबंधन हुआ। किस तरीके से सिर फुटअव्वल हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया। अतुल, मैं आपको बता दूं, अभी आप देखिएगा, अभी जिस तरीके से, मैं आपको बस एक जगह का उदाहरण देता हूं। कल मेरे पास मिर्जापुर, चूंकि मेरा गृह जनपद है, तो वहां से बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। वहां पर 3 सीटें जो है वो कृष्णा पटेल की पार्टी को दे दिया गया है। आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहा है और ये दावा कर रहा है कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, वो क्या करेगा? आप जरा कभी सोचिए। पूरी जिंदगी, पूरी राजनीतिक कैरियर उसका दांव पे लगा है। इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बता दूं कि इसका आकलन तो चुनाव के जीत और हार के बाद होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सचिन यादव उसको कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है। अरविंद जी का कहना है कि गठबंधन में कई सीट बंटवारे को लेकर गच्चा तो नहीं खा जाएंगे। देखिए, ऐसा है, इस बार उत्तर प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, या फिर किसान आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात रही हो तो 5 साल जो कार्यकर्ता झंडा लेकर खड़ा था उसके टिकट के नाम का जिक्र कर रहे हैं अरविंद, आप समझे नहीं फिर से? बहुत से मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर चुनाव हुआ है। और रही बात प्रत्याशी को, इसमें थोड़ी बहुत इसमें समस्याएं होती हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के चेहरे पर और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा गठबंधन किया है, जिसमें बहुत बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी और गठबंधन को होने वाला है। ये बात अरविंद जी एनालाइज किया है उन्होंने। ये नहीं, हम मान लेते हैं। कहीं ना कहीं सचिन भाई, मुझे अरविंद को, हेमंत जी को, तीनों लोगों को मानने में बिल्कुल इंकार नहीं है। हम 10 मार्च तक मानेंगे और तब तक मानेंगे जब तक बिल्कुल खुलासा हो नहीं जाएगा। तब तक मैं आपका भी दावा मानूंगा, राघवेंद्र जी का भी दावा मानूंगा। हम लोग इसमें हेमंत जी का भी एक कमेंट ले लेते हैं। मैं समझता हूं हेमंत जी का एक कमेंट लेते हैं कि उनकी क्या राय है। हाँ, हेमंत जी, फाइनल कमेंट ही सर, मैं आपसे चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, इस पर आपकी राय क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, एक खास तौर से मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि हरियाणा के चुनाव में हमने देखा था कि कई मंत्री हार गए थे। इस बार इस फेज में बीजेपी के 9 मंत्री मैदान में, उनको लेकर आपका आकलन क्या है? देखिए, कुछ मंत्रियों को समस्या तो निश्चित रूप से है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी में समस्या है। अगर आप 2017 के तुलना में बात करते हैं तो नुकसान तो है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जिस नुकसान की बात कही जा रही उतना नुकसान भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ पूरे समग्र उत्तर प्रदेश में, खाली प्रथम द्वितीय चरण में नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या आई है, जो उनकी 1-to-1 लड़ाई, जो बायोपोलर उन्होंने एक इलेक्शन किया, टफ फाइट थी, उसमें उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों लोगों की समस्या है, इनको अपने एलाइज को लेकर के भी समस्या है,
और भारतीय जनता पार्टी के भी जो एलाइज हैं उनके भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या, हालांकि बीजेपी ने पूरी निगाह उस पर रखी है, लेकिन ईस्टर्न यूपी से लेकर वेस्टर्न यूपी तक एक कॉमन प्रॉब्लम जो अपोजिशन को, मतलब ये गठबंधन को जो आई है, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है। और अरविंद चतुर्वेदी ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है, ये है इसका असर दिख रहा है। जैसे खाली एक उदाहरण दे रहे हैं, आपने आगरा में एक सीट पर पहले टिकट डिक्लेयर किया जो आगे बहुत दिन तैयारी कर रहा था, फिर अशोक दीक्षित की लड़की आ गई, उसका टिकट आपने पहले मना कर दिया था, उसके बाद आप करके आई 3 घंटे में टिकट ले गई, वहां वो आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मधुसूदन शर्मा जो बहुत बढ़िया इलेक्शन, बहुत शानदार इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत प्रभावी व्यक्ति है, उनका चुनाव प्रभावित हो रहा है। ये सीटें ऐसी है जो समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सीटें गिरी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉइंट है, वही नहीं, आप मऊ की आप घोषित सीट ले लीजिए, ऐसी कई सीटें हैं जहां उम्मीदवारों के चयन में जो कॉम्प्लिकेशंस आए सहयोगियों के नाते, इन सब के नाते, वो बहुत बड़ी दिक्कत अखिलेश यादव के लिए पैदा कर रहा है। और ये दिक्कत कॉमन है ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों यूपी में। एक लाइन खाली आखिरी करता हूं, वेस्टर्न यूपी में अभी मेरा मानना है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ जैसे जिले, इन 11 जिलों में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बर्बादी वाली बात कही जा रही थी, बहुत खराब वाली बात कही जा रही थी, इसको थोड़ी ताकत दे रहे हैं। उतनी बुरी स्थिति नहीं होगी जो मानी जा रही थी कि किसान आंदोलन है, जाट नाराज है, भगाए जा रहे, खदेड़ा हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। और सेंट्रल यूपी में भारतीय जनता पार्टी फिर उसकी जो योजना है उसको संतुलित करेगी, फिर ईस्टर्न यूपी लड़ाई में की जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी से हेमंत जी मैं रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी है। राघवेंद्र बाबू बहुत जल्दी से, सिर्फ बहुत संक्षेप में इतना ही जानना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी लड़ाई थी जिस बेल्ट में, आपको लगता है कि हाँ उसमें उतना नुकसान आपको नहीं है जितने का आप खुद आकलन कर रहे थे, या शंका मन में थी संगठन के? मैं छोड़ दीजिए विपक्ष ने क्या कहा, मुद्दे क्या उठे, खुद संगठन स्तर पर जो चर्चाएं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 में से 50 कम से कम सीटें जीत करके आ रही है, और हम लोग अपने काम के दम पे आ रहे हैं, सुशासन और विकास के एजेंडे पर आ रहे हैं। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट रही है। अब वो समय नहीं रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के साथ पीछे पूरी जनता चलती है। अब जनता जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को कोई सरकार का लाभ मिला है, तो सरकार को कैसे छोड़ देगी? जिस परिवार या किसी व्यक्ति को सुशासन के मुद्दे पर लाभ मिला है, वो कैसे सरकार को छोड़ देगा? ठीक है ठीक है ठीक है, राघवेंद्र बाबू मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत जल्दी से आरिफ भाई फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए अतुल भाई, मैं बताऊं आपसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 35 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर ना तो मीडिया ने दिखाया, ना किसी ने कुछ दिखाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक या इनके जो नए भी प्रत्याशी थे, इन लोगों को उस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया गया, अपने ही विधानसभा में नहीं घुसने दिया। मैं बड़ौत में था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं बड़ौत में स्वयं था, सुरेश राणा जी वहां पर अपना जुलूस लेकर के जा रहे थे, वहां पर लोगों का विरोध हुआ। ये सब चीजें सोशल मीडिया के ही माध्यम से पता चल जाती हैं। मगर चतुर्वेदी जी और क्या नाम है हेमंत जी, इन्होंने ग्राउंड लेवल का ला करके कोई पक्ष हम लोगों के बीच में नहीं रखा है। अब ये आपका मानना है भाई, नहीं ये आपका मानना है। हमने तो अपने संवाददाताओं की, अरविंद ने कोई किसी पार्टी का डाटा नहीं दिया था, ये जो वो और हेमंत जी बहुत ग्राउंड टेबल का रिपोर्ट हमसे पूछे हैं, वो अपनी हमारे जो रिपोर्टरों की रिपोर्ट है उसके आधार पर बता रहे थे, जैसे आप अपने तमाम कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं। अब मीडिया 35 जगह पर नहीं गया, आप चले गए, सोशल मीडिया पर सब दिख रहा है ना। ठीक है, नहीं आपका दावा अभी भी हम मान रहे हैं भाई, 10 तारीख को बैठेंगे, आपको बुलाऊंगा, अगर आपका दावा पुख्ता होगा हम कहूंगा वाह बेहतरीन आपने एनालिसिस किया था, और अगर नहीं होगा तो जवाब तैयार रखिएगा। ठीक है, ये सबके लिए है, आपके लिए नहीं, वो राघवेंद्र बाबू के लिए भी, आरिफ महमूद के लिए भी है, सचिन यादव के लिए भी है। अरविंद फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, सिर्फ इतना, एक मैसेज देने की बात हो रही थी सभी दलों के लिए, जो सत्ता में थे, जो विपक्ष में थे, जो गठबंधन में थे, जो नए आए थे, कि इसी पहले फेज से मैसेज जाएगा, वो सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं होगा बल्कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां के लिए भी होगा। अतुल देखिए, रण का आरंभ हो गया है, अंजाम अभी बाकी है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, और जो सेकेंड फेज का इलेक्शन होने जा रहा है, जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं या जो पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं, उनको भी इस बात का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी कमी हम ऐसी रह गई है जिसकी वजह से हम या तो
पिछड़ रहे हैं या तो पिछड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ये बड़ी लड़ाई है, इसमें जो हिम्मत के साथ डटा रहेगा अतुल वही विजेता बनेगा, और जो विजेता बनेगा वही राज करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका भी, आरिफ भाई आपका भी, राघवेंद्र जी आपका, सचिन भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में सवाल इसी बात का है कि क्या ईवीएम में कैद हुआ, ईवीएम में वोट कैद हुए, लेकिन किस्मत जो कैद हुई है वो किस्मत किसकी है? सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की, विपक्ष से जुड़े लोगों की,